हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 2020-21 जनवरी का AT-KT का पेपर। ठीक है, 2020-21 का जनवरी महीने का AT-KT का पेपर करने वाले। और ये जो पेपर है, ठीक है, जिसमें दो क्वेश्चन थोड़े अजीब से और थोड़े नए पूछे थे जो आपकी बुक्स में कहीं पर नहीं थे। बाकी लगभग लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ सिंपल पूछा था। ठीक है, इजी पेपर था। लेकिन ये जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा एक ट्रिकी पूछा था, जिसमें सिर्फ आपको बेसिक पता है तो आपको इजी है, अगर बेसिक नहीं पता है तो आपको हार्ड लगेगा यही क्वेश्चन। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन को। देखो क्या किया है क्वेश्चन के अंदर। बोला गया डेटर्स जो है वो आपका 3,60,000 है। ओके, और जिसके अंदर 80,000 फरवरी महीने के सेल्स को रिलेट करता था और बाकी का 2,80,000 मार्च मंथ के सेल्स को रिलेट करता था। ठीक है, और आपका जो क्रेडिटर्स था वो 3,30,000 था। कौन से मंथ का था? 31/3/2019। मतलब समझो आपका फिनेंशियल ईयर जब क्लोज होता है, कब क्लोज होता है? 31 मार्च 2000। मतलब आपका फिनेंशियल ईयर जब क्लोज होता है वो 31/3/2019 को क्लोज होता है, इस तारीख को क्लोज होता है। और इस तारीख को जो आपका डेटर्स है वो आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? 3,60,000 और क्रेडिटर्स 3,30,000। मतलब 3,60,000 और जो क्रेडिटर्स था वो 3,30,000 है। ओके, नाउ इट इज ओके। मतलब आपका जब मार्च खत्म होता है तो उस टाइम पे आपका डेटर्स और क्रेडिटर्स का जो बैलेंस था वो ये था। अब सवाल यहाँ पर ये है कि आपको पूछा है यहाँ पर फ्रॉम द अबोव इंफॉर्मेशन स्टेट द कलेक्शन। मतलब डेटर्स के पास से कलेक्शन करेंगे और क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो वो अप्रैल महीने में कितना पेमेंट और कितना कलेक्शन होता है। और यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला है? 75% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन द मंथ आफ्टर सेल्स एंड बैलेंस इन द मंथ आफ्टर सेल्स। ओके, मतलब देखो पहले क्या बोला? 75% क्रेडिट सेल्स कलेक्टेड इन मंथ आफ्टर सेल्स एंड द बैलेंस इन सेकेंड मंथ आफ्टर सेल्स। मतलब दूसरे महीने में पे करना। मतलब देखो इसको समझते हैं। अगर सपोज करो, देखो अभी मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने खुद के हिसाब से एक आपको एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, सपोज करो यहाँ पर 1 लाख का सेल्स किया आपने, किसमें? जनवरी में। उसका 75% मतलब आपको 75,000 यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब 1 लाख अगर आप जनवरी के अंदर बेचते हो तो आपको 75% पेमेंट फरवरी में मिल जाएगा और मार्च में आपको कितना पेमेंट मिल जाएगा? बाकी का 25,000। मतलब आप जरा ये सोचो, एक सेकेंड, यहां पर 25,000 होगा। ओके, यहां पर ये सोचना है कि जनवरी महीने में आपने जो भी बेचा, क्या उसका पूरा पैसा मार्च खत्म होने से पहले आ गया? आ गया ना, पूरा पैसा आ गया। देखो आप जनवरी महीने के अंदर देखोगे तो आपका मार्च खत्म होने तक का पूरा पैसा आ गया। मतलब जनवरी महीने में जितना भी आपने कुछ बेचा होगा उसका पूरा पैसा मिल गया होगा। अब चलो मैं यहां पर बोलता हूं, फरवरी महीने में सपोज करो मैंने 1 लाख बेचा होता तो उसका 75% पेमेंट तो यहां पर मिल जाता। ठीक है, और बाकी का पेमेंट कब मिलता? अप्रैल में मिलता। तो ये जो बाकी का पेमेंट अप्रैल में मिलने वाला है वो आपका डेटर्स के अंदर इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? सोचो कि डेटर्स मतलब क्या होता है? जिसका पेमेंट आपको अभी तक मिला नहीं है। ठीक है, मतलब 1 लाख में से आपको 75,000 मिल गया तो मार्च मंथ का जो डेटर्स होगा वो कितना होगा? 25,000 होगा, जिसका पेमेंट अप्रैल में मिलने वाला है। ठीक है, मतलब ये डेटर्स के अंदर जब आपका 31 मार्च 2019, मतलब 31 मार्च 2019 को जो डेटर्स होगा उसमें कुछ डेटर्स ऐसे होंगे जो फरवरी महीने का होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मार्च महीने में आधा पेमेंट मिला, अप्रैल में बाकी का मिलेगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज करो यहां पर अगर 1 लाख का सेल्स किया होता तो ये 1 लाख का पूरा पेमेंट वसूल करना बाकी होगा कि नहीं बाकी होगा 31 मार्च 2019 की तारीख पे, क्योंकि उसका तो पूरा पैसा मतलब आप सोचो उसका 75% पेमेंट अप्रैल में मिलेगा, बाकी का 25% पेमेंट मई में मिलेगा। मतलब ये 1 लाख जो है वो आपका पूरे के पूरा 100% किसके अंदर इंक्लूड होगा, डेटर्स के अंदर इंक्लूड होगा, जो कि आपका मार्च मंथ का होगा। अब ये तो मैंने आपको जस्ट एग्जांपल देके समझाया। यहां से ये बात आपको क्लियर हो जाती है कि आपका जो डेटर्स है जिसके अंदर फरवरी महीने का 25% अमाउंट इंक्लूड होगा और यहां पर जो मार्च महीने का जो सेल्स होगा जिसका 100% अमाउंट इंक्लूड होगा। मतलब आपका जो डेटर्स है जिसमें मार्च महीने का 100% अमाउंट होगा और फरवरी महीने का जो भी सेल्स होगा उसका 25% अमाउंट होगा। तो वही तो चीज़ यहाँ पर आपको दे रखी है। देखो 80,000 आपको फरवरी महीने का सेल्स दे रखा था, तो फरवरी महीने का जो सेल्स है वो यहाँ पर 80,000 था, जो कि 25% के हिसाब से, ठीक है, जो कि 25% के हिसाब से। और मार्च महीने का आपको 100% सेल्स कितना दे रखा है 2,80,000, तो मार्च मंथ का आपको 100% सेल्स दे रखा होगा 2,80,000। ठीक है, अब आपको यहां पर निकालना है कलेक्शन इन द मंथ ऑफ अप्रैल। आप अप्रैल के मंथ में कितना पैसा कलेक्ट करोगे डेटर्स के पास से? तो देखो एक सीधी बात है, आपका फरवरी का जो पेमेंट अटका पड़ा था, ठीक है, फरवरी का जो भी पेमेंट था, मतलब फरवरी में समझो 100% जो भी अमाउंट था उसका 75% अमाउंट तो आपको मिल चुका होगा। तो अभी जो बच गया वो 25% अमाउंट ही मिलेगा, और वो 25% अमाउंट ही तो आपको दे रखा है, कितना है 80,000, मतलब आपको सीधा 80,000 मिल जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्जाम में क्या किया था, ये 80,000 का भी 25% किया था, जो कि गलत था। आप जरा दिमाग लगा के सोचो कि अप्रैल में आपका पेमेंट कितना फंसा होगा। तो अप्रैल में मतलब देखो 31 मार्च 2019 पर जो आपका डेटर्स होगा वो अप्रैल महीने में पेमेंट रिसीव होने वाला है 25% वही होगा, उसका फिर से 25% मत करना, ठीक है। और यहाँ पर मार्च महीने का जो भी पेमेंट आपका बाकी है, मार्च महीने का कितना पेमेंट बाकी है 2,80,000, तो मार्च महीने का जो भी आपका 100% पेमेंट बाकी होगा, जिसका सिर्फ 75% पेमेंट ही अप्रैल में मिलेगा, बाकी बाद में मिलेगा। तो यहाँ पर मार्च मंथ का 2,80,000 का 75% करना पड़ेगा, और यहाँ पर 2,80,000 का 75% करते हो तो 2,10,000 आता है। मतलब आपका यहाँ पर फुल एंड फाइनल आंसर क्या होगा, फुल एंड फाइनल आंसर क्या होगा 2,90,000 आने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फरवरी मंथ का जो अमाउंट था जो 80,000 था वो बहुत क्रूशियल पार्ट था इस चैप्टर का, बिकॉज अगर वो आपका यहाँ पर अगर आपने 25% कर दिया तो पूरा क्वेश्चन का मार्क्स आपका गया। इसको बैठ के एक बार समझना कि क्या हो रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आपको पेमेंट निकालना है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स में देखो एकदम सिंपल सा चीज है, क्रेडिटर्स में कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं डाला उन लोगों ने। क्रेडिटर्स विल बी पेड आफ्टर 1 मंथ ऑफ परचेस। मतलब समझो कि आपके पास जो क्रेडिटर्स है ना 3,30,000, वो उसको आप 1 महीने के बाद पेमेंट करोगे। तो सीधी बात है यहाँ पर ये जो क्रेडिटर्स अटका पड़ा है आपका कौन से मंथ का क्रेडिटर्स है, तीसरे महीने का, ठीक है, तीसरे महीने का पेमेंट है, मतलब मार्च का। तो मार्च महीने का जो भी क्रेडिटर्स है जिसका पेमेंट कब करने वाला, पेमेंट टू द क्रेडिटर्स इन अप्रैल। अप्रैल में कितना पेमेंट करोगे, तो मार्च महीने का जो क्रेडिटर्स था उसका पेमेंट आप अप्रैल में करोगे, क्योंकि 1 महीने के बाद ही कर रहे। तो बस सिर्फ इतना लिख के आना था कि मार्च महीने का जो पेमेंट है वो हम अप्रैल में करने वाले हैं।
और कलेक्शन इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो कलेक्शन कितना होगा जिसमें फेब्रुआरी महीने का 80,000 जो बाकी था वो, और मार्च मंथ का जितना भी सेल्स था उसका 75%, ये आपका आंसर आ जाएगा और यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। बस इसका आपको 3 मार्क्स दे मिलता था। बस इतना ही करना था जो मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है वो। बाकी ऊपर जो मैंने समझाया वो तो बेसिक था, वो आपकी कैलकुलेशन का पार्ट नहीं होगा तो भी चलेगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पर इसका बेसिक पता होना चाहिए था, बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ठीक है, थोड़ा सा यही क्वेश्चन में वही मिस्टेक किया था बहुत सारे स्टूडेंट ने कि वो 80,000 का भी 25% करके आए थे। आपको क्वेश्चन ठीक से पढ़ के समझना है पहले, फिर बाद में ही शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। ठीक है, चलिए चलो, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधा एज इट इज बुक से, ये सेम बुक से। ठीक है, बुक्स में से सेम पूछा गया है। देखो क्या लिखा है, द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ऑफ ए कंपनी इज 40%। ओके, लेकिन कंपनी क्या करती है, वांट टू इंक्रीज सेलिंग प्राइस बाय 20% एंड वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय 30%, बट फिक्स कॉस्ट, ओके फिक्स कॉस्ट देखो उसने कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर स्पेस छापना भूल गए वो लोग यूनिवर्सिटी वाले। ओके, मतलब कम हो रहा है, 80,000 से 70,000 हो रहा है, मतलब कम हो गया फिक्स कॉस्ट। व्हाट विल बी द चेंज इन ब्रेक इवन पॉइंट, तो देखो पहले ना ओल्ड ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लो। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, तो ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अब आपको ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है, तो 80,000 पहले का आपका फिक्स कॉस्ट था और पीवी रेशियो आपका कितना परसेंट था, 40%। तो इसको डिवाइड कर दो, आपको ओल्ड ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा अपना 2 lakhs। ओके, रुपीज़ में मिलेगा, क्योंकि आप पीवी रेशियो से जब भी कोई डिवाइड करते हो तो रुपीज़ में आंसर आता है। पीवी रेशियो यूज़ करोगे तो जो भी आंसर होता है रुपीज़ में आएगा। ठीक है, डिवाइड करने। अब न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो देखो आपको क्या बोला गया, सेलिंग प्राइस 20% से और वेरिएबल कॉस्ट 30% से इंक्रीज हो रही। तो यहाँ पर है ना, सपोज करेंगे कि सेल्स प्राइस कितनी है, सपोज करो 100, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगा, तो देखो वेरिएबल कॉस्ट सपोज नहीं करना है। ठीक है, हमेशा कोई एक चीज़ सपोज किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखो पीवी रेशियो कितना है, 40% है, तो यहाँ पर जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा वो 40 हो जाएगा। ओके, क्योंकि पीवी रेशियो आपका 40 था, तो बीच में जो बच गया वो 60 जो है वो वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पर उन लोगों ने ऐसा बताया कि ये जो 20% से इंक्रीज हो जाएगा और ये जो है वो 30% से इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आप सोचो 100 का 20% इंक्रीज होता है तो 120 हो जाएगा, और 60 का 30% इंक्रीज हो जाता है तो मतलब 78 हो जाएगा। और इसको लेस करोगे तो 120 माइनस 78 तो मतलब 42। ओके, अब यहां पर न्यू पीवी रेशियो निकाल लो इसको डिवाइड करके, कितना आने वाला है, तो देखो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीवी रेशियो इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 42 डिवाइड बाय पीवी रेशियो कितना है, 120, सॉरी सेल्स कितना है, एक सेकंड गलती हो गई, यहाँ पर सेल्स आना चाहिए। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, मतलब 120 इंटू 100 करो, कितना आ रहा है, देखो 35% हो जाएगा। और फिर ये आपका न्यू ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट आपका नया वाला 70,000 हो गया था, ये रहा देखो चेंज हो गया था, और यहाँ पर 35% से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2 lakhs रुपीज़। अब देखो पुराना ब्रेक इवन पॉइंट भी सेम था और नया भी ब्रेक इवन पॉइंट सेम ही था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है, व्हाट विल बी द चेंज इन ब्रेक इवन पॉइंट, तो नो चेंज इन ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट में कोई चेंजेस नहीं हुआ, आपका जो पहले था वही अभी रहा। ठीक है, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, अब यहाँ पर जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था वो ये 2-2 लाख निकालने के ही मार्क्स आपको मिल जाते। चलो, ये तो मतलब अभी
यूनिवर्सिटी हर साल पूछती है, ठीक है, हर साल एक एक पेपर में मिल जाता है। सबसे सिंपल रहता है, लेकिन इसको सॉल्यूशन करना है। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ इसको भर के आ जाते हैं, ठीक है, जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी उसके हिसाब से, लेकिन वो नहीं चलेगा। वो तो सिर्फ आपको शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब जब एमसीक्यू पूछते हो तो उसके लिए काम आता है। यहाँ पर तो एक सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा आपको। देखो इस तरीके से, पावर, अब देखो आपको 80% का पावर कितना दे रखा है, 40,000, ठीक है, और आपको 90% का पावर कितना दे रखा है, 43,500। आपको क्या करना होता है, इसका डिफरेंस निकालना होता है 10%। ये जो डिफरेंस आता है वो ऑलवेज वेरिएबल कॉस्ट का ही आता है, ये ऑलवेज वेरिएबल कॉस्ट का ही होता है, ऑलवेज वेरिएबल कॉस्ट का होता है जो भी डिफरेंस होता है। अब ये जो 100% है ना, उसको 100% में बदल देने का, उसको किस में बदल देने का, 100%। तो 10% के हिसाब से अगर 35,000 है तो 100% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 35,000 बन जाएगा, ठीक है। 10% की वैल्यू इतनी है, तो ये वैल्यू आपको ऐसे ढूंढ लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप चाहे वो निकाल सकते हो, जैसे आपको क्या निकालना है, 70% की यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो सबसे पहले काम करो, यहाँ पर 80% की जो वैल्यू है ना, 80% पर टोटल कॉस्ट कितना है, 80% पर टोटल कॉस्ट कितना है, 40,000। तो 80% पर वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, तो देखो ये 100% है ना, 35,000 जो है ना वो 100% का वेरिएबल कॉस्ट है, ये हमेशा वेरिएबल कॉस्ट होगा, क्योंकि हमने इसके पर से तो निकाला था उसको। 10% वेरिएबल कॉस्ट 3500 है, तो 100% वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 35,000 होगा ना, और यहाँ पर हमें 80% वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। तो क्या करोगे, 35,000 का 80% मतलब 28,000 करके आप इसका आंसर निकाल लो 12,000, और ये जो 12,000 आया ना वो फिक्स कॉस्ट आया, ओके। और फिर जाके आपको 70% की टोटल कॉस्ट निकालनी, तो कैसे करोगे, तो वेरिएबल कॉस्ट 35,000, क्यों 100% का 35,000 है ना, तो मतलब 70% का कितना होगा वो, और फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट ऑलवेज फिक्स रहता है, वो सीधा 12,000 ही आएगा। मतलब 35,000 का 70% करोगे, ठीक है, 35,000 का 70% करोगे तो आपको मिलेगा 24,500, और यहाँ पर आपका 36500, ये आपका फाइनल आंसर है, 27,000 है, ठीक है, और बीच में 80,000 है। तो देखो क्लियर कट दिखता है, 21 और 27 का एवरेज ही बीच में हो जाएगा, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। इनडायरेक्ट लेबर, देखो 70% का लेबर कितना था, 21,000 था, ओके, और 90% का लेबर कितना था, 27,000 था, ओके। अब इसका डिफरेंस निकालो, क्या डिफरेंस आने वाला है, 20 आएगा, ठीक है, 20% डिफरेंस आने वाला है इसका, और इसका डिफरेंस आएगा 6,000। अब मैंने क्या बताया था, ये जो डिफरेंस आता है वो ऑलवेज वेरिएबल का होता है, ओके। तो वेरिएबल का डिफरेंस आपको पता चल गया 20% का, तो मुझे 100% का निकालना है, मैं पहले 100% का निकालूं। तो 20% पे अगर 6,000 है तो 6,000 को 20% से डिवाइड कर लो, तो आपको मिल जाएगा, मतलब देखो इसको निकालना है तो 6,000 को 20% से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा अपना आंसर 30,000। ये हमारा 100% का वेरिएबल कॉस्ट आ गया, मतलब पूरा 100% काम करेंगे तो उसका वेरिएबल कॉस्ट इतना हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर निकालना है, कोई भी एक लेवल्स को ट्राई करेंगे, कोई भी एक लेवल, चाहे वो आप 70% पे ट्राई करो या 90% पे ट्राई करो, ठीक है। तो देखो टोटल कॉस्ट एट 70%, कितनी है टोटल कॉस्ट 70% की,
21,000, ठीक है। उसमें से आपको वेरिएबल कॉस्ट अलग करनी। तो देखो वेरिएबल कॉस्ट 100% पे कितनी है, 30,000 है, तो 70% पर कितनी हो जाएगी, बोलो। 30,000 का 70% करोगे तो 21,000 ही आ रहा है ना, 21,000 ही आ रहा है। मतलब देखो यहां पर कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं है, नो फिक्स कॉस्ट, मतलब फिक्स कॉस्ट है ही नहीं। इसका मतलब ये इनडायरेक्ट लेबर है ना, फुल्ली वेरिएबल हो गया, ये फुल्ली वेरिएबल हो गया। इसकी बात करते तो पावर की, ये सेमी वेरिएबल था। सेमी वेरिएबल क्यों था, क्योंकि उसमें फिक्स कॉस्ट भी था आधा और आधा वेरिएबल कॉस्ट भी था। यहां पर पूरा वेरिएबल ही आ गया, कोई फिक्स है ही नहीं। तो सीधी सीधी बात करते हैं, टोटल कॉस्ट एट 80% अगर निकालना है तो यहां पर वेरिएबल कॉस्ट ही होगा, फिक्स कॉस्ट होगा ही नहीं। तो 30,000 का 80% कर दो, कितना आ रहा है, 24,000। बस तो यही इसका आंसर आ जाएगा, यहां पर 24,000 लिख दो, ठीक है, यहां पर 24,000 लिख दो, काम खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ी कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी। वो लोग मतलब डायरेक्ट नहीं चलाएंगे, आप डायरेक्ट इसको फिलअप करके आ जाओगे और फिर आके बोलते हो कि मार्क्स नहीं दिया, तो वो नहीं देंगे मार्क्स, फिर काट लेंगे। ठीक है, इतनी तो कैलकुलेशन आपको बनती है, मतलब इससे शॉर्ट जितनी मतलब आपके हो सकती है, बट बहुत ज़्यादा भी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर सैलरी वाला तो है ना, सीधा सीधा पता चलता है, ये 20 हो गया और ये 20 ही आने वाला है। ठीक है, उसका भी नीचे लिखेंगे कि कैसे उसका कंक्लूजन होता है कि 20 तो वो भी 20 ही होगा, क्योंकि वो फिक्स होगा फुल्ली। और यहाँ पर रिपेयर देखो, रिपेयर में आपको वापस चेक करना पड़ेगा कि क्या ये फुल्ली वेरिएबल है या फिर दोनों है। चलो तो रिपेयर का भी कैलकुलेशन दिखा देते हैं। रिपेयर में देखो 3800 और फिर 4000 है, परसेंटेज भी आपके पास है 70 और 80। तो देखो यहाँ पर 70 का जो परसेंटेज के सामने जो एक्सपेंस था वो 3800 है, और आपके पास 80% के हिसाब से जो एक्सपेंसेस था वो 4000 था। इन दोनों का सीधा डिफरेंस ले लो, 10% डिफरेंस आ रहा है, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 200। ठीक है, और ये जो डिफरेंस होता है वो ऑलवेज वेरिएबल का ही डिफरेंस आता है। तो वेरिएबल कॉस्ट जो होगा वो आपका 100% का कितना होगा, मतलब देखो 10% का 200 है तो 100% का 2000 ही हो जाएगा। ठीक है, और अगर निकालना है तो आप चेक करके देखो, 200 को 10% से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 2000। ठीक है, चलो उसके बाद आपको पता लगाना कि इसमें फिक्स और वेरिएबल कितना है। तो कोई भी 1% पे ट्राई करो, एट कोई भी 1% ले लो, जैसे ये ले लो या तो ये ले लो। तो एट 70% टोटल कॉस्ट कितनी है, 3800 है, उसके अंदर से माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 100% पे कितनी है आपके पास, 2000। तो आपको 70% पे चाहिए थी, तो 70% का कर दो, कितना आ रहा है, 1400। मतलब 3800 में से 1400 तो क्या हो गया, तो जो बच गया 2400, ये फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। अब हमें निकालना था 90% का, तो मतलब टोटल कॉस्ट एट 90%। वेरिएबल कॉस्ट कितना आने वाला है, 2000। 100% का 2000 था, हमें चाहिए 90% का, तो 1800 आ जाएगा। और यहाँ पर फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगी, ऐड कर लो तो मतलब आपका आंसर आ जाएगा 4200। अब देखो इसको भी अगर नाम दे सकते हैं तो ये सेमी वेरिएबल था। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दोनों पार्ट आया, तो यहां पर आप इसको लिख दो 4200। और सैलरीज तो आपको पता ही है, ठीक है, सैलरीज तो आपको पता ही है,
कि 20,000 मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो देखो उसको भी है ना एक तरीके से ऐसे दिखा के आने का कि डायरेक्टली नहीं लिख देने का। जैसे सैलरीज है ना, तो 80% पे भी 20,000 है और 90% पर भी 20,000 ही है। अब यहां पर कोई डिफरेंस ही नहीं है, मतलब देखो 10% का डिफरेंस यहां पर है, लेकिन यहां पर डिफरेंस ही नहीं है। और जब कोई डिफरेंस ही नहीं होता है दो लेवल के कॉस्ट के बीच, तो दैट मीन्स के वो पूरा फिक्स ही होगा। ये मैंने आपको जो बेसिक लेक्चर था, बेसिक वीडियो था, उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि जब परसेंटेज जो आपकी कैपेसिटी का परसेंटेज चेंज होता है लेकिन आपका कॉस्ट जो है, एक्सपेंस है, वो नहीं चेंज हो रहा है, तो दैट मीन्स के वो पूरा फुल्ली होगा। मतलब यहां पर सैलरी इज फिक्स कॉस्ट, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट होती है तो फिर उसको हम कॉपी पेस्ट ही कर देंगे, मतलब 70% एट 70% लेवल कॉस्ट 20,000, ठीक है। सैलरी की जो कॉस्ट होगी वो 20,000। तो देखो इस तरीके से आपको सारे फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट ढूंढ के लिखने पड़ेंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट अगर इसको फिलअप करके आ जाओगे तो 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, 4 से फिर कम ही मिलेंगे। चलो, तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक थियरी पूछी है, ये आप थियरी बुक्स में से पढ़ सकते हो। जीरो बेस बजटिंग की थियरी है, उसका मीनिंग आपको बुक्स में समझाया हुआ है, ठीक है। मीनिंग भी है, उधर डेफिनेशन भी है, तो यहाँ पर मीनिंग लिख देना आपको, ठीक है। 2 मार्क्स की 4-5 लाइन है बुक्स के अंदर, वो यहाँ पर लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन आपका फ्लैक्स जो कैश बजट का, ठीक है, कैश बजट का जो क्वेश्चन है वो देखो। ये जो कैश बजट के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बुक्स में से सेम पूछा गया, थोड़ा सा चेंजेस करके, ठीक है, बाकी कुछ भी नया नहीं है। और ये क्वेश्चन के अंदर जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई थी वो मैं आपको बताता हूँ। देखो जनरली सिंपल क्वेश्चन अगर बुक्स से करके गए तो ये आ जाना चाहिए। नेक्स्ट 3 मंथ का आपको कैश बजट बनाना, और वो एंडिंग कब हो रहा है, एंडिंग ऑन 30 जून 2020। इट वांट टू प्रिपेयर द कैश बजट एंड द डिटेल्स एज फॉलो। ओके, क्या डिटेल्स दे रखी है, मार्च मंथ की डिटेल दे रखी है, अप्रैल, मई और जून की दे रखी है। अब यहाँ पर डिटेल्स देखोगे तो ये सेल्स है। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर फंसे थे। देखो क्या लिखा था यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओके, कौन से मंथ का दे रखा है, मार्च। मतलब ये जो मार्च मंथ है ना, उसके अंदर आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है वो दे रखा है। देखो ये मार्च महीने में आपने जितना भी 50 लाख का सेल्स किया, उसके अंदर आपने मटेरियल कितना लगाया, लेबर कितना लगा दिया, इनडायरेक्ट फिक्स एक्सपेंस कितना लगा दिया, और इनडायरेक्ट वेरिएबल एक्सपेंस कितना लगा दिया, वो आपको 3-4 डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है। देखो ये 50 लाख के अंदर मटेरियल, लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस कितना है वो आपको दे रखा था। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये बोले कि सर सिर्फ मार्च का ही दे रखा था, अप्रैल में जून का कहां से लाए, ठीक है, अप्रैल में जून का कहां से लाए। यहां पर ये प्रॉब्लम हुई थी मोस्टली स्टूडेंट्स को, ठीक है। बोलो आप लोगों में से किसी को आइडिया कि कैसे। पहले तो यहां पर ही सारे स्टूडेंट अटके थे, मतलब जो केटी वाले स्टूडेंट थे उनको हम पूछते हैं कि क्या फेस किया प्रॉब्लम, ठीक है, एग्जाम में कौन से क्वेश्चन के अंदर कौन सी प्रॉब्लम फेस की, वो रिव्यू हम पूछते हैं, ताकि हम नेक्स्ट टाइम पे जब पढ़ाए तो आने वाले स्टूडेंट को उसका एक बार ध्यान बताए कि हाँ इधर ध्यान देना है आपको, कि ये प्रॉब्लम आपको ना फेस हो जाए। बोलो क्या करोगे, है कुछ। चलो बताता हूं मैं। अच्छा देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, देखो हम इजी वे से जाएंगे, मतलब इतना मतलब दिमाग इसमें लगाने की कैसे ज़रूरत है वो देख लो पहले। देखो पहली बात तो ये फिक्स है,
और फिक्स एक्सपेंस कभी भी सेल्स के हिसाब से चेंज नहीं होता, ये तो आपको पता होना चाहिए। ये पहला बेसिक है कि फिक्स एक्सपेंस कभी भी सेल्स के रिगार्डिंग चेंज नहीं होता, सेल्स को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इसको। मतलब फिक्स एक्सपेंस चाहे वो मार्च का हो, अप्रैल का हो, मई का हो या जून का हो, वो सेम रहने वाला है। ठीक है, ये बात तो कंफर्म हो गई। अब यहां पर करना क्या है पता है आपको मार्च मंथ का सेल्स दे रखा है, तो मार्च मंथ का जो मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड जो है ना, उसका एक परसेंटेज बना देना। देखो यहां पर मैं नीचे बताता हूं, एक तो मटेरियल, एक तो लेबर और एक तो वेरिएबल ओवरहेड। ओके, देखो यहां पर ध्यान दो, ये 50 लाख में कितना हिस्सा है, मटेरियल का हिस्सा कितना है? 50 लाख के अंदर 22,50,000 का तो मटेरियल छुपा हुआ है। ठीक है, तो मतलब आप क्या करोगे, 22,50,000 को आप 50 लाख से एक बार डिवाइड कर दो, इंटू 100 कर दो, मतलब ये पता चल गया 50%, नहीं सॉरी 50% नहीं होगा, ये कुछ 40% के आसपास, 45% के आसपास बनेगा। ओके, ये 45% आ जाएगा। ठीक है, पहला काम इसको ऐसा कर दो। मतलब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते भी है, और जितनी बार पूछते हैं ना स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। यहां पर एक जीरो कम हो गया मेरा, चलो सही है। अब यहां पर 7,50,000 का लेबर, जो कि वो 50 लाख के अंदर इंक्लूड है, तो 7,50,000 का जो लेबर है वो 50 लाख के अंदर इंक्लूड है। ओके, और इंटू 100 कर दो, मतलब 750 डिवाइड बाय 50 लैक्स करो और इंटू 100 करो, तो मतलब ये 15% आपका हो जाएगा। और ये जो वेरिएबल ओवरहेड है वो भी शायद सेम ही अमाउंट है। ठीक है, ये देखो फिक्स का तो देखना ही नहीं है, फिक्स को मत करना, फिक्स का परसेंटेज निकाल के कुछ नहीं करना है। और वेरिएबल ओवरहेड 5 लाख है और वो 50 है, तो सीधा सीधा दिख रहा है 5 लाख और 50, तो 10% हो जाएगा। फिर भी चलो कैलकुलेशन दिखा देते। पहले ये काम कर लो, और ये काम करने के बाद आपको हर एक महीने का मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड सब मिल जाएगा। देखो कैसे, मैं यहां पर लिखता हूं, ध्यान देना। आपको क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए और वेरिएबल ओवरहेड चाहिए। तो मटेरियल कितना परसेंट है, 45%, लेबर कितना परसेंट है, 15%, और ये कितना परसेंट है, 10%। हो गया। अब सबका कर लो ना, मतलब ये देखो ये तो दे ही रखा था, मतलब इसको तो करने की इतनी खास जरूरत नहीं पड़ गई। ठीक है, ये तो दे रखा था, प्रॉब्लम ये था कि बाकी के मंथ का नहीं दे रखा। तो बाकी के मंथ का सेल्स दे रखा है ना, 60 लाख का 45% करो, कितना आ रहा है, 27 लैक्स आ जाएगा। फिर 15% करो तो कितना आ रहा है, 9 लैक्स आ जाएगा। आपको सब सेल्स दे रखा है, सेल्स का 45%, 15%, 10%, और 10% तो मतलब सीधा 6 लाख ही आ जाएगा। फिर यहां पर 55 लैक्स का आप 45% करो तो 24,75,000। ओके, फिर 15% करोगे तो 8,25,000 आ गया, और 10% करोगे तो 5,50,000 आ गया। और यहां पर 70 लैक्स का आप 45% करोगे तो 31,50,000 आ जाएगा। ओके, और यहां पर 15% करोगे तो 10,50,000, और 10% करोगे तो यहां पर 7 लैक्स। ठीक है, ये तो मतलब 10% तो सीधा एक जीरो ही कम करना होता है। तो ये आपका हो गया, और ये काम आपको पहले कर लेना, परसेंटेज बना लो। ठीक है, या तो रेशियो बना लो, अब रेशियो बनाओगे तो भी चलेगा, परसेंटेज बनाओ तो भी चलेगा। अब रेशियो में क्या, बहुत सारे स्टूडेंट फिर गलती कर जाते हैं, परसेंटेज थोड़ा सही रखता है, मतलब सीधा फिर परसेंटेज का बटन ही दबाना होता है, फिर मतलब सीधा 50 लाख लिया 45%। ठीक है, तो वो थोड़ा इजी रहता है कैलकुलेटिंग पर्पस के लिए। ठीक है, वरना आप मतलब रेशियो बना
बना के भी काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये तो काम हो गया, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर क्या बोला, डेप्रिसिएशन जो है ना वो 2 लाख है प्लांट एंड मशीनरी का, वो इंक्लूड है इन द इनडायरेक्ट फिक्स एक्सपेंस। मतलब ये जो फिक्स एक्सपेंस दिख रहा है 7,50,000, उसके अंदर 2 लाख का तो डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन तो हम लेते हैं कैश बजट में, डेप्रिसिएशन को तो लेते ही नहीं है, भूल जाओ। मतलब 7,50,000 में से 2 लाख का डेप्रिसिएशन निकाल दो, माइनस कर दो, तो जो बच गया 5,50,000 फिक्स एक्सपेंस मानेंगे हमारा, क्योंकि 750 के अंदर 2 लाख का डेप्रिसिएशन छुपा हुआ था, तो जिसको हमने निकाल दिया। बात खत्म। मतलब तीसरा पॉइंट यहाँ पर फिनिश हो गया, अब इसको देखना भी नहीं है, जाने दो। 4th पॉइंट की बात करते हैं। 1/5 ऑफ टोटल सेल्स इन अ कैश एंड रिमेनिंग सेल्स इज ऑन क्रेडिट। ओके, और कस्टमर प्रोवाइड 1 मंथ क्रेडिट। ओके चलो इसको पहले कंप्लीट करते हैं। देखो कैसे करना है इसको, सिंपल सा है। देखो पहले यहाँ से सेल्स उठा के ले लो। देखो 50 लाख, 7 लाख, 55 लाख और 70 लाख। ओके, ये मैं यहाँ पर कैलकुलेशन दिखाता हूँ। देखो आपको इस तरीके से थोड़ी बहुत कैलकुलेशन शो करनी चाहिए। 50 लाख, 60 लाख, फिर 55 लाख और फिर 70 लाख। उसने क्या बोला कि कैश सेल्स कितना है, 1/5। 1/5 मतलब 20% होता है। 1/5 इंटू 100 करोगे ना तो 20% होता है। तो 50 लाख का 1/5 करते हो ना तो सीधा 10 लाख आता है। ठीक है, तो मतलब 10 लाख का तो यहाँ पर कैश सेल्स हो गया। ठीक है, तो बच गया 40 लाख का क्रेडिट सेल्स हो गया। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे ये क्रेडिट सेल्स। ओके, फिर 60 लाख को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो वो 12 लाख दे देगा। तो 12 लाख का आपने कैश में बेचा, तो बाकी का 48 लाख का आपने क्रेडिट में बेचा होगा। अब 55 लाख का अगर आप डिवाइड करते हो 5 से तो आपको 11 लाख मिल जाएगा। तो 11 लाख अगर आपने कैश में बेचा तो 44 लाख आपने क्रेडिट में बेचा। और 70 लाख को अगर आप डिवाइड करते हो 5 से तो मतलब 14 लाख आता है। तो 14 लाख आपने कैश में बेचा, तो बाकी बच गया वो आपने क्रेडिट में बेचा। ठीक है, तो पहले ये हो गया, मतलब 56 लाख आपने क्रेडिट में बेचा। पहले इतनी कैलकुलेशन दिखाना। अब यहां पर करना क्या है, एक चीज यहां पर देखो, पढ़ो क्या लिखा है। 1 मंथ। 1 मंथ का मतलब क्या हो जाएगा, जो कस्टमर हमसे उधार पे लेके गए, ठीक है, वो 1 महीने के बाद पेमेंट करेंगे। ठीक है, मतलब इसका जो पेमेंट होगा वो 1 मंथ के बाद आने वाला है। मतलब यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, कलेक्शन जो होगा ना, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ओके, जो हमने उधार पे बेचा था उसका कलेक्शन कैसे होने वाला, उसका कलेक्शन 1 मंथ के बाद होगा। मतलब ये पेमेंट जो है वो 1 मंथ के बाद यहां पर आने वाला है, सीधा सीधा। और ये 48 लाख बाद में आना है। और ये तो हमने स्टार्टिंग में बेसिक में ही कर लिया था। ठीक है, मैंने बोला था ना ये बेसिक ही कर लो ना, तो मतलब 90% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। फिर जो आप कैलकुलेटिव मिस्टेक करते हो वही होती है आपसे। अब इसको सीधा सीधा उठा के जो आपका कैश बजट है वहां पर लिख देने का। कैश बजट में आपको रिसिप्ट साइड लिखना होता है पहले तो कैश सेल्स, और फिर दूसरा होता है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ओके, अब देखो यहां पर कैश सेल जो है वो ध्यान से, जिस महीने में आपने कैश सेल किया होगा उस महीने में तुरंत ही पैसा मिल गया होगा ना। कैश सेल का मतलब क्या होता है, आपने पैसा लिया और सामान बेच दिया अपना। तो नाउ यहां पर अप्रैल मई जून का हम बजट बनाए, तो अप्रैल मई जून में कैश कितना आया, ये रहा, और कलेक्शन कितना आया, ये रहा। ठीक है, तो इसको यहां पर आप नीचे लिख दोगे कलेक्शन और कैश। ठीक है, यहां पर लिख दोगे क्या आया था पहले, कैश सेल 12 लाख आया था पहले में,
फिर 11 लैक्स आया था और फिर 14 लैक्स आया था। ओके, उसके बाद आपका क्रेडिट सेल्स जो आया था वो आपका 40 लाख आया था। उसके बाद आपका 48 लैक्स आया था और उसके बाद आपका 44 लैक्स आया था। कंप्लीट, बात खत्म हो गई इसकी। अब देखो इतना करना था और इसके बाद आगे बढ़ते। देखो 5th नंबर का पॉइंट पढ़ो। ऑल्सो 1 मंथ क्रेडिट इज अवेलेबल फ्रॉम सप्लायर। सप्लायर का मतलब हो जाता है जिसके पास से हम मटेरियल लेते हैं। सप्लायर के पास से क्या लेते हैं? मटेरियल, जिसको हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनके पास मटेरियल लिया तो उनको भी 1 महीने के बाद पेमेंट करेंगे। अब देखो सप्लायर को 1 महीने के बाद पेमेंट करेंगे, डेट मीन्स के क्या हो गया? देखो मार्च महीने का जो सप्लायर था, मतलब कितना था ये, उसका पेमेंट 1 महीने के बाद मतलब अप्रैल में जाएगा। ठीक है, और ये अप्रैल का जो सप्लायर है उसका पेमेंट मई में जाएगा और मई का जो सप्लायर है उसका पेमेंट जून में जाएगा। मतलब सीधा सीधा हो गया कि ये तीनों को मैं अप्रैल में जून में लिख दूं। समझ रहे हो? ये तीनों को अप्रैल में जून में मैं जाके लिख दूं। ठीक है, तो यहां पर पेमेंट में अप्रैल में जून में जाके लिख दो। देखो ये पेमेंट वाला जो अमाउंट है यहां पर लिख दो, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। सप्लायर को क्रेडिटर्स भी बोलते हैं ना। तो 22,50,000, उसके बाद आपका 27 लैक्स था, उसके बाद आपका 24,75,000 था, तो 24,75,000। ठीक है, आप ऊपर कैलकुलेशन है आपको, मतलब बाद में PDF मिल ही जाएगी, टेलीग्राम पे भी मैं शेयर कर दूंगा। चलो ये आ गया 6 पॉइंट। देखो इस तरीके से एक एक पॉइंट पढ़ के उसको सॉल्व करते जाओ, हो जाएगा आराम से, मतलब कुछ इतना नया नहीं है। लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ इन द विच दे आर इंकर्ड। ठीक है, क्या बोला कि जिस महीने में एक्सपेंस इंकर हो रहे हैं ना उसके बाद वाले मंथ में हम पेमेंट करने वाले। ठीक है, तो इसका मतलब यही हो गया ना कि 1 मंथ के बाद पेमेंट कर रहे हैं। और बोला भी गया है फिक्स और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फिक्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस आर पेड इन द सेम मंथ, मतलब जिस महीने में खर्चा हुआ उसी महीने में हम पेमेंट कर देंगे, फिक्स वाला। तो देखो यहां पर ये जो है उसका भी सेम पैटर्न है, मतलब लेबर जो है वो भी सेम पैटर्न पे ही चलेगा। मतलब ये अप्रैल में लिखेंगे, ये मई में लिखेंगे और ये जून में लिखेंगे, ये अप्रैल में लिखेंगे, ये मई में लिखेंगे और ये जून में लिखेंगे। सिंपल, एक एक महीने के बाद पेमेंट करेंगे, मतलब मार्च का पेमेंट अप्रैल में, अप्रैल का पेमेंट मई में, मई का पेमेंट जून में। ठीक है, और जून का जुलाई में करेंगे जिसका हम बजट ही नहीं बना रहे। और ये फिक्स एक्सपेंस जो है ना 5 लाख, वो तो बोलते हैं जिस महीने में होता है उसी महीने में कर दो, जिस महीने में होता है उसी महीने में कर दो। तो एक काम करेंगे, यहां पर पहले पेमेंट ऑफ फिक्स एक्सपेंस कर देते, 5,50,000, 5,50,000 और 5,50,000। और पेमेंट ऑफ लेबर, ठीक है, लेबर को जो पेमेंट करने वाले वो एक एक महीने के बाद करने वाले ना, तो मतलब 7,50,000 यहां पर आने वाला था, फिर उसके बाद 9 lakhs आता था। ठीक है, और उसके बाद कितना आता था, एक सेकेंड, 8,25,000 था। ओके, 8,25,000, 8,25,000। और उसी हिसाब से आपको पेमेंट करना है, पेमेंट ऑफ क्या था, एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल ओवरहेड का जो अमाउंट था वो कितना था, 5 लाख, 6 लाख और 5,50,000 था।
5 लैक्स, 6 लैक्स और 5,50,000। तो देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऐसा नहीं है कि इस पेपर में भी बहुत लोग वापस केटी भी लाए थे, ठीक है। तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन में भी अगर ऐसा होता है फिर तो मतलब कैसे मतलब पास करेगी यूनिवर्सिटी आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो ठीक था, मतलब जो कैलकुलेशन करना था वो लिख देना था। कुछ कुछ पॉइंट तो ऐसे होते हैं जिसको डायरेक्टली लिखना होता है। जैसे 7 नंबर में क्या लिखा, 6 लैक्स इनकम टैक्स जून मंथ में पे करना है, ठीक है, जून मंथ में पे करना है। तो मतलब जून मंथ में 6 लाख का पेमेंट कर देंगे इनकम टैक्स का। यहाँ पर 6 लाख का पेमेंट कर देते, ये रहा, ये 6 लाख का पेमेंट कर देंगे इनकम टैक्स, ओके। उसके बाद जून मंथ में पेमेंट करना था। उसके बाद स्टाफ बोनस, स्टाफ को जो बोनस पे करना था वो मई मंथ में पे करना था। कितना पर पे करना था, 3 लैक्स, तो वो भी लिख देंगे 3 लैक्स। चलो यहां पर 3 लैक्स लिख देंगे। स्टाफ बोनस, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो स्टाफ को बोनस हो गया। उसके बाद देखो यहां पर जो 9 पॉइंट है ना, वो जो मैंने आगे रेशियो बनाया ना, जैसे 45%, 15% और फिर 10%, वो रेशियो को बिलोंग करता है। उसका कहना ये था कि जो रेशियो है ना वो हर एक महीने में सेम रहेगा। देखो यहाँ पर लिखा भी है, सेम स्टैंडर्ड ऑन वेरिएबल एक्सपेंसेस। मतलब ये जो रेशियो है वो आपका, आपने जो 45%, 15% और 10% जो निकाला वो तो सिर्फ एक मंथ का निकाला, तो बाकी के मंथ का क्या, तो बोलते हैं कि बाकी के मंथ में भी वो सेम रहेगा। और नहीं भी लिखते हैं ना ये वाला, मतलब ये वाला पॉइंट अगर नहीं भी होता है ना क्वेश्चन में, और ऐसा क्वेश्चन आता है तो समझ जाने का वो सेम ही होगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये पॉइंट छापते हैं और कभी कभी नहीं छापते एग्जाम में, और क्वेश्चन सेम रहता है, तो समझ जाने का कि वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। या तो कई बार ऐसा वर्डिंग होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज यूनिफॉर्म रेट, ऐसा मतलब बोल देते, तो मतलब समझ जाने का कि हाँ वो रेट भी सारे रेट सेम रहेंगे, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवर। 10 नंबर का जो पॉइंट है, क्या बोला, प्रोडक्शन ऑफ ईच मंथ इज सोल्ड आउट कंप्लीटली। मतलब आपका जो प्रोडक्शन होगा, आप जो बनाओगे उसको पूरे के पूरा 100% बेच दोगे, आपके पास कोई भी क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉब्लम नहीं है, तो ख़त्म हो गया, इसका कुछ करना भी नहीं था। और 11 नंबर के आपने क्या बता दिया कि भाई 2 लाख का आपके पास बैलेंस है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने में भी एक बार गलती करते हैं, देखो ध्यान से समझ देना। यहाँ पर क्या बोला, कैश बैलेंस, तो कैश बैलेंस है तो यहाँ पर आपको लिखना है 2 लाख पॉजिटिव। बैंक बैलेंस है तो भी 2 लाख पॉजिटिव। अब कभी कभी एग्जाम में ना यहाँ पर बीओडी लेते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है ना, तो आपको यही सेम अमाउंट को नेगेटिव लिखना है, मतलब माइनस में 2 लाख लिखोगे, पॉजिटिव मत लिखना। यहां पर तो कैश बैलेंस है तो मैंने यहां पर 2 लाख लिखना है, मतलब यहां पर मैं 2 लाख लिख देता हूं, ये 2 लाख। और सेम चीज अगर बीओडी दे रखे आपको एग्जाम में, तो माइनस में लिखना, गलती से भी उसको प्लस मत लिखना, ठीक है। तो ये आपका 100% क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसका आपको सिर्फ टोटल करना है, कर लो टोटल। देखो 12 लाख, 40 लाख और 2 लाख, टोटल करोगे तो 54 लैक्स आ जाता है। अब टोटल करके यहां का भी टोटल कर लो, कितना टोटल आ रहा है देखो, टोटल कितना आ रहा है, 40,50,000 आ रहा है, 40,50,000। और ये टोटल में से ये टोटल लेस कर दो तो आपको मिल गया 13,50,000। और ये 13,50,000 यहां पर ऊपर लिख दो 13,50,000। फिर से टोटल करो सबका, 13,50,000 प्लस 11 लाख
और प्लस 48 लैक्स, आपका टोटल होगा 69,50,000, 69,50,000। और इन सब का टोटल करो 27 लैक्स, 5,50,000, 9 लैक्स, 6 लैक्स और 3 लैक्स। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा 50,50,000। ठीक है, 50,50,000। और ये माइनस करोगे इसमें से तो 19 लैक्स का बैलेंस बच जाता है। और 19 लैक्स को ऊपर फॉरवर्ड कर दो 19 लैक्स के साथ। हाँ, यहाँ पर जो टोटल है वो थोड़ा रॉन्ग हो गया है, तो 72,50,000 कुछ आंसर है इसका। और 50,50,000 ये टोटल सही है। 27 लाख, 5,50,000, फिर 9 लैक्स, फिर 6 लैक्स, फिर 3 लैक्स। तो मतलब हाँ ये सही है। तो नीचे 19 लैक्स को चेंज कर देंगे हम। ओके चलो, तो ये 22 लाख हो गया, 22 लैक्स। और ये 22 लैक्स को यहाँ पर आप लिखो और फिर इसको टोटल करो। 22 लैक्स प्लस 14 लैक्स प्लस 44 लैक्स, 80 लैक्स आ रहा है परफेक्टली। और ये 80 लैक्स के साथ ये भी टोटल करो एक्सपेंसेस का। $50 लैक्स आ रहा है। अच्छा, 50 लैक्स आ रहा है आपका यहाँ पर टोटल आंसर। तो फाइनल माइनस करने के बाद जो होता है वो आपका 30 लैक्स आ रहा है। देख लो कंप्लीट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ओके, तो कैश बजट का क्वेश्चन आपका था, यह आपका कैश बजट का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देखो कैलकुलेशन भी बहुत कम थी। ठीक है, और हो सके ना उतना इजी क्वेश्चन दिया था जनवरी के जो एग्ज़ाम आई थी उसके अंदर। आप देखो क्वेश्चन कितना इजी था, ना 1/2 मंथ था, ना कोई 2.5 था, ना कुछ 1/4 था, ना कुछ वीकली था। जो भी कुछ था वो 1 महीने के बाद ही जा रहा था। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट की इसमें भी केटी है, ये वाले पेपर में भी। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी इजी पेपर निकालती है फिर भी फेल होते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए